कल होगी मोदी कैबिनेट की बैठक, किसानों को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। केरल में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में आए 25,772 नए मामले, 159 मरीजों की हुई मौत। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा जहां हर हर अन्नदाता, घर घर अन्नदाता, वहां किस किस को रोकेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, बच्चों, किशोरियों व महिलाओं पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, तालिबान ने भीड़ को हटाने के लिए चलाई गोलियां। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अजदुद्दीन ओवैसी ने अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने जमकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि ओवैसी ने आरोप लगाया कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि इस बार चुनाव में यूपी का मुस्लिम जीतेगा। ओवैसी ने कहा कि रुदौली में कोई स्कूल नहीं है, क्या हमारे बच्चे और बेटियों को पढ़ना नहीं है? अफगानिस्तान की बेटियों की फिक्र की जाती है, वहीं रुदौली की बेटियों की पढ़ाई की फिक्र नहीं की जाती। ओवैसी ने इस दौरान कहा कि 60 साल से सबको जिता रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान जीतेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई सब डिविजनल हॉस्पिटल नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कितने आपने खोले बताओ? कितने आपने खोले बताओ? जब आप जवाब दे रहे हैं तो सच्चाई पर पाबंदी होगा। आपको मालूम कि रुदौली में ये जिला अयोध्या का है, यहां पर कितने बच्चे 5 साल की कम उम्र के, जब 5 साल के होते तो स्टंटक कितने होते, कमजोर कितने होते? 50%। बाबा से जाकर पूछिए, महाराज से, तो बोलेंगे ये फिरका परस्ती की बात कर रहा हो। ऐसी मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि 50% 5 साल के कम उम्र के बच्चे स्टंटेड है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी हुक्मरानी बीजेपी? दिवाली के अवसर पर इस साल भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव बेहद ही खास होने वाला है। इस दीपोत्सव समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन, संस्कृति और अयोध्या विकास प्राधिकरण को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कहा जा रहा है कि इस बार के दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। तो वहीं इस समारोह को बेहद ही खास बनाने के लिए तमाम कोशिशें जारी है। इस दीपोत्सव समारोह में बॉलीवुड की एंट्री भी हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बार यह दीपोत्सव 7 से 10 दिन तक चल सकता है। इस साल होने वाला यह 5वां दीपोत्सव बेहद ही खास होने वाला है। इस बार दीपोत्सव के लिए ऑलरेडी पर्यटन विभाग द्वारा एक टेंडर फ्लोट किया गया है, जिसमें इनोवेशन के आधार पर लोगों से मॉडल और प्रोग्राम का रूपरेखा सुझाने के लिए कहा गया है और इस कंपटीशन में लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में इस बार एक नए रूप में, नए कलेवर में प्रस्तुत करने के लिए कई बॉलीवुड के बड़े नामों से भी चर्चा की जा रही है। और इस बार हो सकता है कि हमारे पास में जो हमारे बाहुबली फिल्म है उसके जो सेट बनाने वाले हैं और जो कुछ होता है, लगान, ऐसी फिल्मों का सेट बनाने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से इस बार अयोध्या में दीपोत्सव को नया रंग दिया जा सकता है। वहीं गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलेश पासवान का विरोध हुआ है। दरअसल बाढ़ पीड़ित इलाके का दौरा करने पहुंचे बीजेपी सांसद कमलेश पासवान से लोगों ने पूछा कि कोरोना संक्रमण से लेकर अब बांध टूटने तक आप कहां गायब थे। लोगों के इन सवालों के साथ हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद डीएम विजय किरण ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। वहीं मौके पर कमलेश पासवान ने कहा कि बाढ़ से पीड़ित किसी भी परिवार को कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी परिवार को कोई परेशानी होती है तो हमें जरूर बताएं, हम उसका समाधान करेंगे।
प्रदेश में वायरल और डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा है और बुखार की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी कड़ी में अब लखीमपुर खीरी में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत टीमें डोर टू डोर पहुंचकर बुखार से पीड़ित रोगियों को खोज रही है। संचारी रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से भी लोगों को सतर्क रहने की बात कही जा रही है। कई स्थानों पर बुखार के बहुत बहुतायत केस पाए गए हैं। इसमें कुछ संचारी रोग हैं और कुछ हमारे नियमित हैं। संचारी रोगों के बचाव के लिए जनपद में विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इसके लिए जनपदों के हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया गया है। हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में हमारा एंटी लार्वा स्प्रे कराया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। हॉस्पिटल में दवाइयों की व्यवस्था की पर्याप्त सुनिश्चितता कर ली गई है तथा हॉस्पिटल्स में भी उनके डायग्नोस्टिक किट उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारे जनपद लखीमपुर में अभी तक हम 5500 तालाबों में गेम्बूसिया डलवा चुके हैं, जिसके कारण से विगत अन्य वर्षों के कंपैरिजन में यदि हम इस वर्ष देखें तो बहुत ही कम मात्रा में मलेरिया के केस पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जगह या जहाँ कहीं भी आप लोगों से भी हमने पूछा है, जहाँ कहीं से भी हमको सूचना प्राप्त होगी, हम युद्ध स्तर पर उस पर कार्रवाई करके उसके कंट्रोल पाने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ, जिसमें 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रति सप्ताह गतिविधियों का आयोजन अलग अलग थीम के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम में पोषण से संबंधित विभिन्न जानकारियों को साझा किया जाएगा। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने 4 बच्चों का अन्नप्राशन किया। उपस्थित जन समुदाय और रैली के माध्यम से सभी लोगों को कुपोषण मिटाने के लिए जागरूक किया गया। वहीं बुलंदशहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया। इस दौरान एक बदमाश पुलिस के चंगुल से भागने में भी कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों को बरामद कर लिया है। एक अवैध तमंचा फैक्ट्री, शस्त्र फैक्ट्री जिसको आप कह सकते हैं, वो बरामद की गई है और उसमें 24 बने हुए तमंचे, जिसमें 20 तमंचे 315 बोर के, 4 तमंचे 12 बोर के बरामद किए गए हैं। एक अधबनी हुई पौनिया 315 बोर की, 4 जिंदा कारतूस 315। बुलंदशहर में जिला राजकीय चिकित्सालय में किसानों और चिकित्सा कर्मियों के बीच भारी नोकझोंक हुई। इस दौरान किसान जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए। अस्पताल के खिलाफ हंगामा करते हुए किसानों ने आरोप लगाया कि यहां पर कोई भी जांच बिना पैसे की नहीं की जाती है। वहीं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष ने किसानों के लगाए आरोपों को झूठा बताया और कहा कि अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं लिए जाते पैसे और अस्पताल में केवल एक ही रेडियोलॉजिस्ट होने की वजह से सिर्फ देरी होती है। 8 बजे से लाइन में खड़े थे। यहाँ के तो डॉक्टर हैं, आशीष नाम बताया जा रहा है, फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर वो 200 रुपये 150 रुपये लेकर जो तत्काल पीछे आ रहे थे तुरंत उनके अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। इन्होंने पैसे लेते हुए हमारे आशुतोष शर्मा जी ने वीडियो बना ली और वो वीडियो उनको पता लग गई। इनका मोबाइल छीन लिया, पहले टोपी छीन ली किसानों की। ये टोपी इन्होंने ये वाली टोपी छीन ली और फिर ऐसे इससे फंदा मार दिया गले में। इनका आवाज ही बंद हो गई, आंख बाहर को निकल के आ गई। कहने का मतलब बिल्कुल ही इनके साथ इनकी हत्या करी जा रही थी। बाल बाल बच्चे हैं, इनकी पत्नी इनके साथ ना होती तो शायद हो सकता है कि मारे जाते उस वीडियो के चक्कर में। अभी कुछ दिन पहले कुछ किसान यूनियन के लोग आए थे, उस बारे में उन्होंने काफी बदतमीजी की थी हमारे स्टाफ के साथ, स्टाफ नर्स के साथ। उस बारे में प्रशासन से बात हुई थी, उन्होंने FIR दर्ज कर ली थी, लेकिन अरेस्टिंग कोई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें आश्वासन देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसी में उसी किसान यूनियन का बंदा आज हमारे पास आया, फिर उसने यही समझौते के लिए दबाव बनाने लगा और फिर कहने लगा अगर तुम ऐसे समझौता नहीं करोगे तो हम तुम्हारा जुलूस निकाल देंगे, तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे। और तो हमारे उल्टे सीधे हमने कहा नहीं तुम बाहर जाओ यहाँ से। तो कहने लगा कि नहीं, आप बिना स्टाफ के लोगों का अल्ट्रासाउंड पहले कर रहे हो, ये कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, दुनिया भर के ऊट पटांग बातें की इसने। हमने कहा तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, हमें काम करने दो। तो ये वाली चीज है। अब उसी के विरोध में उसने 4 और लोगों को भी इकट्ठा कर लिया।
दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी राबिया हत्या के आरोपी निजामुद्दीन को दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने हत्या के मामले में पूछताछ के लिए आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। बता दें कि अदालत से क्राइम ब्रांच डीएलएफ की ओर से आरोपी से पूछताछ के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है। कोर्ट ने आरोपी का 3 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस आयुक्त महोदय विकास अरोड़ा की ओर से इस केस की गहनता से तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपा गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी और इस बारे में डिटेल निकाली जाएगी। सूरजकुंड एरिया में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया गया। दिल्ली पुलिस की सूचना पर और उसकी मृतका के पिता की शिकायत पर थाना सूरजकुंड में हत्या की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी निजामुद्दीन को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेज दिया था। फरीदाबाद पुलिस ने जिला अदालत में आरोपी के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था, जिसमें आज दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर फरीदाबाद कोर्ट में आरोपी को पेश किया। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने आरोपी का पूछताछ के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। माननीय अदालत ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है। रिमांड के दौरान आरोपी से विस्तृत रूप से लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में महिला के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला ने अपने पति को घटना के बारे में बताया। बाद में महिला के पति ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस क्षेत्राधिकारी घटना स्थल का मुआयना कर कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी है। तो वहाँ से थोड़ी दूर पे है तो हम ले रहे हैं, तो वहाँ से 2 ग्राम वो बांध ले रहे हैं। एक लोग का राकेश नाम रहा है, एक लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमको पकड़ लिया। मोबाइल भी किया और तालाब के पास नहीं। क्या मामला है आपका? कल शाम को हमारी बहन निकली लेटरिन के लिए, वहाँ 2 लोग बैठे थे, उसको पकड़ लिया, बांध दिया, लेकर चले गए और फिर बांध दिया तो बेहोश हो गई। बेहोशी के हालत में सुबह मिली तालाब के पास। राजधानी लखनऊ में पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक के निर्देश पर आज वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां हरियाणा ब्रांड के अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया गया और शराब की इस खेप को बिहार बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर यज्ञपाल वर्मा ने एक्टिव होते हुए कार को जब्त किया है, जिसमें से शराब की बोतलें बरामद की गई है। वहीं कार सवार मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। सहारनपुर पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। नगर कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने साथ मिलकर चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जहां पर पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए अपराधियों से 37,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। साथ ही घटना में इस्तेमाल होने वाला टेम्पो भी बरामद किया गया है। एक किसान टेम्पो में जा रहा था, उसमें 4-5 लड़के जो मिल के उनके साथ फ्रॉड करके उनकी जेब काट लिए थे और 45,000 रुपये चोरी कर लिए थे। इस संबंध में तत्काल टीम एक्टिवेट हुए और जो चंद घंटे में ही इन 4 अभियुक्तों का गिरफ्तार करके उनके पास से 37,000 रुपये बरामद कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाए। सर, क्या कुछ पहला आपराधिक इतिहास भी रहा है? अभी इसके आपराधिक इतिहास कंगाल रहे हैं और भी इनकी क्या नेटवर्क है। वहीं सहारनपुर में देवबंद क्षेत्र में 24 वर्षीय युवक की हत्या के बाद हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने कुछ युवकों के विरुद्ध नामजद तहरीर देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। परिजनों का आरोप है कि लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिजनों का पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि मृतक युवक के हत्यारोपियों को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मर्डर केस है जी, 1 महीने पहले इस पर कार्रवाई कराई थी जी। और क्या नाम है, इसमें रिपोर्ट भी जीडी में चढ़ चुकी है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। 1 महीना केस को होगा, 8 अगस्त की ये बात है।
और क्या नाम है मोटा पैसा भर दिया दूसरी पार्टी ने जी। अच्छा, रोज़ हम थाने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी इस केस में। मर्डर कैसे हुआ है, क्या पूरा मामला? हमारे घर से मेरे भाई को बुला के ले गए नहाने के बहाने से साक्षर नहाने के लिए नहर पे। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो नहाए 2-4 घंटे उसे नहवाया, उसके बाद फिर उसे मार के ईख में डाल दिया। उसके बाद फिर रात को क्या नाम है 2:30 बजे की लोकेशन आ रही, 2:30 बजे वो नहर में फेंक दिया फिर दोबारा रात को जाकर। सुबह ही हम 5 बजे वहाँ गए नहर पे, तो 5 बजे वहीं जहाँ नहा रहे थे वहीं बॉडी मिल गई नहर में ही। अच्छा, फिर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बताया गया कि उसमें पानी नहीं था बॉडी में अंदर। ये तो 2-4 घंटे का ही पानी में गिरा हुआ था, 2-4 घंटे पहले ही। देखिए, कुछ दिन पहले की थाना देवबंद में ये एक घटना हुई थी जिसमें कि कुछ लोग साकन नहर में ये लोग लड़के आपस में दोस्त लोग ये गए थे। वहाँ पर ये लोग इसमें से एक व्यक्ति जो है उसकी सूचना मिली थी नहर में डूबने की एक लड़के की। उस पर जो है तुरंत ही हम लोग पुलिस तत्काल मौके पहुँच गई थी और उसमें अभी हम लोगों ने मुकदमा अभियोग इनके कहने पर इनकी द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत कर दिया था। वो अभी विवेचनाधीन है और उसमें अभी रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी अवेटेड है। जैसे ही हम लोग उसमें विवेचना में साक्ष्य जो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। संभल में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हो गई। फायरिंग में गोली लगने से एक पक्ष के 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष का भी एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। घायल को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जानकारी मिलने के बाद एसपी चक्रेश मिश्रा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुल्तानपुर में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि किसी भी जमीन पर जबरन कब्जा करने से वे नहीं चूक रहे हैं। पीड़ित ने शिकायत भी की, लेकिन दबंग जबरन निर्माण कार्य कराना चाहते हैं। पीड़ित ने पुलिस और राजस्व कर्मियों से न्याय की गुहार लगाई, पर दबंगों के आगे इनकी भी सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल पीड़ित ने अब कार्रवाई के लिए कलेक्ट्रेट में आला अधिकारियों से गुहार लगाई है। दबंगों के अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित ने न्याय की में मांग की है और कहा है कि इसकी जमीन को जल्द से जल्द दबंगों के कब्जे से छुड़ाया जाए। मेरी ज़मीन में दरवाज़ा भी फोड़ लिया है, जिस पे मैं थाने पे गया तो एसओ साहब ने उनको बुला करके कहा कि दरवाज़ा बंद करो, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं किया। और मारपीट पे भी हम आदा रहते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत पहले दीवानी मुकदमा किया जिसमें मेरा स्टे भी है। स्टे के आदेश के बावजूद भी ज़बरदस्ती निर्माण कर लेना चाह रहे हैं। मैं घर का अकेला हूँ और चूँकि वो लोग बहुत ज़्यादा हैं और इसके बारे में मैंने बार बार शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। वहीं मथुरा में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक सूचना मिली कि कुछ बदमाश चोरी की योजना बना रहे हैं। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस हाईवे के पास पहुंच गई। यहां बदमाशों ने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वो वहीं गिर पड़े। तभी पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं एसपी क्राइम राधेश्याम राय ने बताया कि ये दोनों बदमाश ट्रैक्टर चोरी और बाइक चोरी के मामले में वांछित चल रहे थे और मुठभेड़ में दोनों घायल बदमाश जगराम गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं और इनके कुछ साथी भी मौके से फरार होने में सफल हो गए हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है और उन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुठभेड़ हाईवे थाना क्षेत्र में हुई है। यहाँ पे मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चोरों का एक गैंग था। ये गैंग जगराम गुर्जर से संबंधित गैंग है। इनके ऊपर कई मुकदमे पहले से भी हैं। ये मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चोरी करते हैं। आज इनकी सूचना मिली थी, ट्रैक्टर चोरी करने ये गैंग आया था। सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में असलम और साकिर नाम के 2 बदमाश घायल हुए हैं। कुछ इनके साथ और साथी थे जो यहाँ से फरार हो गए। वहीं आगरा के थाना बाह क्षेत्र के पास संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन पर पुलिस एक युवक का शव बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने बताया कि वो एक दिन पहले युवक लापता बताया जा रहा था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। वहीं युवक का कोई भी पता नहीं चल पाया था। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ट्रैक की घटना है और करीबन कल 4-4:30 बजे से है। सुबह हमें सूचना मिलने पर हमें रेलवे ट्रैक पर उनकी बॉडी मिली है। अब क्या घटना है ये तो हम कार्रवाई।
और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।